देखा जाए पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 केमिस्ट्री के जो सवाल है उन्हीं को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु का जो हाफ लाइफ का अर्ध आयु काल का जो समीकरण है, देखिए ये होता है टी हाफ इक्वल टू होता है 0.6931 अपॉन लैम्डा के। ये विकल्प ए सही है। सीरीज डी में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हाफ लाइफ का इक्वेशन पूछा है, तो टी हाफ इक्वल टू होता है 0.6931 अपॉन लैम्डा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 प्रश्न है एथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड गिव। एथाइल ब्रोमाइड को सिल्वर साइनाइड से देखिए, ये कोवेलेंट बांड होता है, कार्बन और सिल्वर के बीच कोवेलेंट बांड है। इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, इसका लोन पेयर फ्री है, तो ये इस पे अटैक करता है। ठीक है ना। और ब्रोमाइड आयन निकलता है। हाँ, अर्थात हमें आइसोसाइनाइड बनता है, ये भी बताया है। आइसोसाइनाइड मिलता है NC प्लस AgBr, तो आइसोसाइनाइड मिलता है और ये है विकल्प सी। आइसोसाइनाइड मिलता है और ये विकल्प सी है, ध्यान देंगे NC। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 फिजिक्स का है। हाँ, आज वाला करा रहे हैं। उसके बाद जो है 6 फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8, अरे आज वाला ही सब बवाल किए हैं यार, आज वाला करा रहे हैं, अभी सब लेके आए थे पेपर पर। Which one of the following act as an anode in Lagrange cell? Lagrange cell में देखिए क्या होता है, एनोड किसका होता है, जिंक का। ठीक है ना, एनोड जिंक का होता है और ये विकल्प बी जिंक का होता है। आप चाहे रॉड बना लीजिए चाहे कंटेनर बना लीजिए, एनोड जिंक का होता है। ठीक ना। उसके बाद ये भी खूब बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दीजिए, फिजिक्स का 10, which gas is evolved when water is added to calcium carbide at room temperature? क्वेश्चन 10, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी की क्रिया से हमें क्या बनता है, एसेटिलीन मिलता है। ठीक है ना, प्लस CaOH2। याद आया, एसेटिलीन एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा है, तो विकल्प सी है एसेटिलीन। वो एनोड नहीं होता, गधे हो कहीं के, वो एनोड नहीं होता, कैथोड होता। का लगाई कायो मारो, नाक कटाई दे अगर गलत करके आए होगे तो। अगला, when न्यूक्लियस इमिट अ बीटा रेज। न्यूक्लियस से जब बीटा रेज निकलता है, कोई एटम है मान लीजिए, उसके न्यूक्लियस से बीटा रेज निकलता है। मान ले कोई एटम X है, यहाँ प्रोटॉन Z है, मास नंबर जो है A है, यहाँ से बीटा रेज अगर निकल रहे हैं, इसमें एक की एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि और यहाँ एक की कमी, Y बन गया, ये Z-1 होगा और ये क्या होगा, A रह जाएगा। ये सॉरी, एक जो है इसमें एक की वृद्धि होती है एटॉमिक नंबर में, ठीक है, Z+1 होता है और मास नंबर यथावत रहता है। तो इन्होंने दे रखा है कि when a nucleus emit a beta rays, what does not change? क्या चेंज नहीं होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम, ये मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का योग यानी कि द्रव्यमान संख्या परिवर्तित नहीं होती, ये विकल्प ए है, विकल्प ए। नेक्स्ट देखा जाए
हाँ, तो दोनों का योग बराबर रह जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, Which one of the following is not an element? डायमंड कार्बन एलिमेंट होता है, ग्रेफाइट में कार्बन एलिमेंट होता है, सिलिका क्या होता है? SiO2 होता है ना। डायमंड में कार्बन होता है, ओजोन में ऑक्सीजन होता है, सिलिका कहें सिलिका। इस तरह से SO2 का पॉलीमर होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है ना। सिलिका अरे सिलिका यार, सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, एक्सप्लेन क्या करना है। सिलिका सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन नहीं है। एक होता है सिलिकॉन Si सिलिकॉन है, और सिलिका SiO2 यानी SiO2 यानी कि ये सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। एक्सप्लेन इसमें क्या करना है का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। आगे क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन 15, सिलिकॉन तत्व है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, सिलिका थोड़ी तत्व है। ओजोन में सारे O3 हैं, डायमंड में सारे कार्बन है, ग्रेफाइट में सारे कार्बन है, सिलिका में सिलिकॉन ऑक्साइड होता है SiO2, ठीक है ना। सिलिका ये पॉलीमर होता है, सल्फर से सिलिकॉन से चार ऑक्सीजन ऐसे जुड़े रहते हैं, इधर फिर अगला ऐसे सिलिकॉन, फिर इधर फिर ऐसे सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, ठीक ना। तो ये एलिमेंट नहीं होता, तत्व नहीं होता, यौगिक होता है। 2 से अधिक प्रकार के इसमें परमाणु होते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ न्यूट्रल आइटम हैज 2k इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कोई आइटम है, उदासीन है, आयन नहीं है, आइटम है। इसके ये K सेल, L सेल, M सेल। K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, L में 8 और M में 6। तो देखिए इसका वितरण किस में होगा? 1s। इसका वितरण कहाँ होगा? 1s और 2p में 6। इसका वितरण कहाँ होगा? 3s में 2, 3p में 4, यही होगा ना। तो इन्होंने पूछा है कि s, p और d इलेक्ट्रॉन, s इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए 2, 2 4 और 2 6। p इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 और 4 10। d इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। d सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें 6 10 0 विकल्प सी जो है 6 10 और 0, ये जो है विकल्प सी सही है। S, P और D में 6 10 और 0 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन 16, जिस ताप पर किसी गैस का वाष्प दाब, किसी तरल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस ताप पर किसी तरल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। इसके S कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन कैरेक्टर इन द हाइब्रिड, ठीक है। S कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है, S कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में इंक्रीजेस, electronegativity also increases, negativity of hybrid orbitals increases। तो विकल्प डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड व्हिच सेट हैज बॉन्ड ऑर्डर +1। देखा जाए +1 बॉन्ड ऑर्डर किसमें है?
ए में देखिए एक तो है F2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, और दूसरा इसमें O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 डबल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका भी 1 होता है, निकाल के बताना होगा। और इसमें ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और मिला लेंगे तो O2 डबल माइनस में इसके पी कोष में P में जो है कितने हो जाएंगे, 4 1 5 प्लस 5 यानी कि P10 हो गया। इसमें से बॉन्डिंग में कितना जाएगा, 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना जाएगा, 4, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4/2 यानी कि 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। और इसमें भी वही स्थिति है, हाँ इसके भी फ्यूज कोष। अरे आज टीजीटी पे शुरू कर दिए थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना था, तो विकल्प ए इसमें सही है। एक्चुअली बच्चे पेपर लेके कुछ आ गए थे तो बड़ी देर तक उनका बुकलेट चेक कर रहे थे, उसी में लेट हो गया, और उसी समय जब हमारा क्लास का टाइम होता है, क्लास के टाइम पे वो बुकलेट लेके आ गए तो आधे घंटे क्लास लेट हो गई। और फिर हमें लगा कि अब कई लोग कह रहे थे सर डाल दीजिए लेक्चर, हम लोग मिला ले, तो हमें लगा आज इसको सॉल्व ही करा देते हैं, इसलिए टीजीटी पे जुड़ गए। बुकलेट डी है, बुकलेट डी, इसका ए सही है और ये डी सीरीज है। देखा जाए क्वेश्चन 20, व्हिच हाइड्राइड हैज मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखिए जैसे जैसे साइज का डिफरेंस बढ़ता जाता है थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाती है। तो PS3 मोस्ट स्टेबल है, NH3 तो नहीं है, सॉरी NH3 सॉरी PS3। अगर हम देखें NH3 दे रखा है यहाँ पे, NH3 यहाँ साइज का डिफरेंस कम है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर PS3, फिर ASH3 और फिर SBH3। तो ये विकल्प कौन सा है, सी NH3। किसी भी हाइड्राइड में अगर एटम की साइज का डिफरेंस बढ़ता जाता है तो बॉन्ड कमजोर होता जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाती है। आगे क्वेश्चन 21 देखिए, who postulated that the momentum of an electron in an atom is quantized। हमने बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था और बताया था कि यह सबसे पहले बोर ने क्वांटम थ्योरी को यूज किया था, अप्लाई किया था एटॉमिक मॉडल में, और इनके परमाणु मॉडल को फर्स्ट क्वांटाइज्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। याद आ रहा है, प्रथम क्वांटीकृत परमाणु मॉडल तो किसका है, नील हेनरी डेविड बोर, बी विकल्प सही है, विकल्प बी। इन्होंने सबसे पहले नील हेनरी डेविड बोर, हम लोग बोर ही सिर्फ नाम यूज करते हैं, इन्होंने सबसे पहले जो है क्वांटम थ्योरी को अपने एटॉमिक मॉडल में यूज किया था और कहा था कि जिस प्रकार से जो है फोटो यानी कि रेडिएंट एनर्जी क्वांटाइज होती है, उसी प्रकार से यानी जिस प्रकार से एनर्जी क्वांटाइज होती है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी क्वांटाइज होता है, ठीक है ना। तो इसमें बी। अब आते हैं अगला जो है, अच्छा फिजिक्स का है, हाँ अगला 23, क्वेश्चन 23। इनका कहना है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एल्कली मेटल्स इन एनहाइड्रस। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल, लिक्विड अमोनिया। इसमें क्या होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जब डाइल्यूट होता है तो ये अनपेयर होते हैं, और जब बहुत कंसंट्रेट करते जाते हैं तो इनकी पेयरिंग हो जाती है, ये 2, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। जब डाइल्यूट होते हैं तो डाइल्यूट में ये अनपेयर होते हैं, पैरामैग्नेटिक। जब कंसंट्रेट करते जाते हैं तो ये पेयर अप होने लगते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होने लगते हैं। इन्होंने चूंकि डाइल्यूट की बात कही है तो पैरामैग्नेटिक, इसमें विकल्प बी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, विकल्प बी पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है which among the oxide of transition element listed below is not color। देखा जाए कौन सा कलर नहीं होगा, जिसमें dd ट्रांजिशन संभव नहीं होगा वो कलर नहीं होगा। टाइटेनियम देखिए पहला विकल्प,
क्वेश्चन 24, टाइटेनियम TiO2 ये किस ऑक्सीडेशन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो स्कैंडियम में यहां पर देखेंगे तो 3D में 0 है, 4s में 0, तो यहां पर क्या होगा, नो DD ट्रांजिशन, तो ये क्या होगा, कलरलेस, यही कलरलेस है। तो ये ए पहले का 24 का ए है TiO2, ठीक ना। आगे क्वेश्चन नंबर, ऐसे पीजीटी में आ जाता तो मजा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन सभी लोग करेंगे ना, सभी लोग कर ले जाएंगे ना, ऐसा आता कि हम लोग कर पाते बाकी लोग ना कर पाते, तो मजा था। विच एलिमेंट, क्या हुआ, अच्छा, which element was assigned group third A in the Mendeleev group third A या इसी को हम अब 13 कहते हैं ना, इसमें कौन सा है, एल्युमिनियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे जो है कैलोरीमीटर, ये केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन 13 छूट गया क्या, 30। अच्छा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30, which one of the following compound contain both ionic and covalent bond। यहाँ पे देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें जो है NH4 आयनिक और Cl माइनस, ठीक है ना। और ये विकल्प जो है सी, विकल्प सी, कोवलेंट और आयनिक। वैसे आगे जो है क्वेश्चन 31, which of the following is incorrect statement। कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान देंगे, इनकरेक्ट, यहीं पे गड़बड़ी होती है, इनकरेक्ट। बोर मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। बात सही है, बोर का एटॉमिक मॉडल जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की संरचना या उसके स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर सका, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ये तो सही है, पहला जो है, पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। विकल्प बी देखा जाए, बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू जीमान इफेक्ट नहीं बता सका, ये भी सही है। तीसरा देखा जाए, बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, ये भी सही है। चौथा देखा जाए, बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल एंड वेव ना, बोर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की ओर माना गया, वेव नहीं, इसलिए इनके एटॉमिक मॉडल को हम क्लासिकल एटॉमिक मॉडल कहते हैं। सोमरफील्ड तक का मॉडल क्लासिकल यानी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वह जो है वेव नेचर पे बेस्ड है। तो यही गलत है, अर्थात यही सही विकल्प है। तो जो विकल्प डी है वही गलत है, जो गलत है वही से उसी को हम सही विकल्प मानेंगे, क्योंकि गलत वाला हमसे पूछा गया है। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 देखा जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, ये दिए हैं, पहले में देखा जाए, निकाल ही लीजिए विकल्प। देखते देखिए HClO दिया है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, HClO3 दिया है इसका ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होगा +5, इसमें क्या होगा +1, यही होगा ना। तो HClO में +1 और HClO3 में +5, कौन सा विकल्प सही है? क्लोरीन एटम है? अच्छा, कई स्टेटमेंट दिए हैं, एक मिनट, कई स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि कौन सा सही है। चलिए, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहले में दे रखा है कि HClO में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5 और HClO3 में इसका +1, ये तो गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये सही नहीं है। क्लोरीन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन, हाँ इसमें देखिए HClO3
में इसको कह रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और HClO में इसको कह रहे हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना, और यही सही है। इसका देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका +1। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है ना, तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। तो इसमें जो है HClO3 का क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है HClO के कंपैरिजन में, विकल्प बी सही है। ठीक है ना, आगे देखा जाए। हाँ हाँ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। हाँ, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई। 33 क्वेश्चन 33 देखा जाए, among the halides of silver the one lowest solubility। देखिए अगर हम देखें AgF, AgCl, AgBr, AgI, ये आयनिक है और इसमें कोवेलेंट। इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट। जो आयनिक कैरेक्टर जिनमें ज्यादा होती है मोर सॉल्युबल होते हैं, मोर सॉल्युबल, और कोवेलेंट वाले लेस सॉल्युबल। तो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, AgF की। पहला विकल्प AgF, इसी की सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉल्युबिलिटी पूछा है वाटर में। न्यूनतम, अच्छा इसकी तो हाईएस्ट है, न्यूनतम पूछा ना, लोवेस्ट तो लोवेस्ट फिर डी की होगी, AgI की। ठीक है ना, इसकी लोवेस्ट होगी, लोवेस्ट पूछा है तो इसकी होगी। ठीक है ना, क्लियर। मैंने हाईएस्ट बताया, ये लोवेस्ट है, तो विकल्प अगर लोवेस्ट पूछा है तो विकल्प डी सही है, AgI। क्वेश्चन 34 Which element was discovered फ्रॉनहोफर्स लाइंस, ये हीलियम खोजा गया था, हीलियम। ठीक है ना, फ्रॉनहोफर्स लाइंस को देख करके हीलियम को खोजा गया था। ठीक है ना, जहां तक मेरे संज्ञान में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है सूर्य के स्पेक्ट्रा को, सूर्य के स्पेक्ट्रा में जो फ्रॉनहोफर्स लाइनें हैं उनको देख के किस तत्व की खोज की गई थी। आगे जो है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के घटते क्रम में। तो देखा जाए H2O का सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर होता है, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, ये है। और ये विकल्प जो है बी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये भी बताया है, सब पढ़ाया है। एक आध दो छोड़ के बाकी हमें लगता है कि पूरे केमिस्ट्री में 2-4 सवाल ऐसे होंगे जो एज सच नहीं होंगे आपके नोट्स में, बाकी सब यथावत मिल रहे हैं। क्वेश्चन 38 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये विकल्प ए, किसी भी ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के साथ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। आगे जो है क्वेश्चन 39 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ देखिए, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, कोबाल का ये है -0.28, और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ये है -0.44, यही है। और ये सेल दिए हैं, सेल का EMF पूछे हैं। तो देखिए इसमें एनोड का जिंक, क्रोमियम, फेरस, कैडमियम, टेल्यूरियम, कोबाल्ट, ये ऊपर है, ये इसका देखा जाए रिडक्शन पोटेंशियल लो है ना, तो ये एनोड होगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो ये कैथोड होगा। ठीक है ना,
इसका लो है रिडक्शन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो एनोड होता है, इसका हाई है तो कैथोड। कैथोड के रिडक्शन से एनोड को घटा दीजिए तो माइनस 0.28 फिर माइनस माइनस 0.44, ये हो जाएगा 0.44 माइनस 0.28, तो क्या आ जाएगा 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 3 1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0.16। कौन सा सही है? डी, विकल्प डी सही है। डी देखिए प्लस 0.16। रिएक्शन में आप रिएक्शन देख के करना चाहते हैं तब भी यही आ जाएगा। रिएक्शन में देखिए क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन जो है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन जो है ये हो रहा है, तो ये है प्लस 0.28 वोल्ट और उसके बाद फेरिक का रिडक्शन हो रहा है तो इसका है माइनस 0.44। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तब भी इसमें से ये घटेगा। कोबाल्ट का रिडक्शन, कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या दिया, कोबाल्ट का रिडक्शन, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एक मिनट। और आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो आयरन का रिडक्शन ही हो जाएगा। तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन में आयरन का रिडक्शन जोड़ेंगे, गड़बड़ा है क्या? एक मिनट जरा सा, कुछ लगता है मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए इन्होंने नेचुरली जो होता है वो न दे करके अपने हिसाब से रिएक्शन दिया है, ये सेल का रिएक्शन दिया है, ठीक है ना। देखिए इन्होंने सेल का रिएक्शन ये दिया है, हमने कोबाल्ट को आयरन को एनोड माना, इन्होंने कोबाल्ट को एनोड दे रखा है, ये रिएक्शन होगी नहीं, ये है ना। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा प्लस 0.28 और इसका क्या है रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस 0.44, यही है ना। EMF ऑफ द सेल फॉर विच सेल रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है माइनस 0.28 और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आयरन का ये दिए हैं, अब इसका ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो 0.28 प्लस माइनस 0.44 और इन्होंने जो यहाँ गड़बड़ी क्या हो रही है, जो सेल रिएक्शन दिया है वो उल्टा दिया है। आयरन ऊपर होता है ना, तो आयरन एनोड की तरह कार्य करता है, इन्होंने आयरन को क्या कर दिया है, कैथोड बना रखा है यहाँ पर, इसलिए उल्टा हो रहा है। और ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.16 वोल्ट। अब विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए, ठीक है ना। यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, ऐसा होगा नहीं है? नहीं, डी नहीं होगा, क्योंकि डी तब होता है जब ये एनोड होता है, ये कैथोड। इन्होंने इसको एनोड इसको कैथोड बना रखा है इस रिएक्शन में, रिएक्शन को पलट दिया है तो इतना आएगा। यानी हाँ, यानी ऐसा संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। ये रिएक्शन सेल काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का। हाँ तो हाँ आएगा, देखिए ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया। और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या हो गया, कैथोड। तो आप कैथोड के रिडक्शन से एनोड के रिडक्शन को घटा दीजिए। कैथोड का रिडक्शन क्या दिया है, माइनस 0.44, माइनस एनोड का रिडक्शन क्या दिया है, माइनस 0.28, यही तो दिया है। अब करिए फिर यही आ जाएगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का रिडक्शन माइनस एनोड का। आगे देखते हैं, चले, कैथोड माइनस एनोड। अगला देखा जाए क्वेश्चन 40, व्हिच हैज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कहीं कुछ नहीं चेंज होता, जो जैसा दिया वैसे, हाँ ऑक्सीडेशन में चेंज होता है। व्हिच हैज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देखा जाए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी। तो P1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1,
P2 में 2 है, P3 में 3 है, P4 में फिर 2 है। इसी में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3/2 + 1, यही होगा ना। टू इंटू 3/2 + 1, ठीक है। तो इसी की मैक्सिमम होगी। और ये कौन सा होगा? विकल्प सी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी। ये आ गया स्पेक्ट्रा का सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ऐसा नहीं है, पीएचडी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाते हैं। फिर among the chemical reactions given below identify the double decomposition। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डबल डिकम्पोजिशन में देखिए एक्सचेंज होता है आधे आधे पार्ट का। तो हमें लगता है कि इसमें डी देखिए, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन Cu प्लस FeSO4, यही है, ये डबल डिकम्पोजिशन यही है। अगला देखते हैं, मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा है, डबल डिकम्पोजिशन में एक्सचेंज हो जाता है, जैसे AB हो प्लस CD हो, तो ये एक इसके साथ चला जाए, ये इसके साथ चला जाए, AD बन जाए प्लस हाँ BC बन जाए, इस तरह से। हाँ है? अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, डबल डिका, हाँ डबल डिकम्पोजिशन, ठीक ठीक। क्वेश्चन 1, डबल डिकम्पोजिशन 6CO2 प्लस 6H2O, इसमें जो है डबल डिकम्पोजिशन है C6H12O6 प्लस 6O, ठीक है ना। डबल डिकम्पोजिशन, विकल्प ये सही है। एक्सचेंज है, देखिए हाइड्रोजन इधर आ गए, ऑक्सीजन इधर चले गए, हाइड्रोजन इसका इधर आ गया, ऑक्सीजन इधर चला गया, ठीक है, ये सही है। आगे देखा जाए, नेक्स्ट जो है, हाँ, व्हाट विल बी द मास ऑफ, क्वेश्चन 43, व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, देखा जाए, 1 ग्राम आइटम, ये सवाल गलत है, इसका विकल्प भी गलत है जहां तक मुझे लग रहा है। आइटम बराबर 1 मोल आइटम, अब इक्वल टू हो जाएगा किसके? ये मास नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम इन ग्राम। यही होता है। अब देखें, एक मोल, हाँ 3.2 ग्राम ऑक्सीजन आइटम का मतलब होता है 3.2 मोल ऑक्सीजन आइटम। ये कितना ग्राम होगा? 3.2 × 16, ये आ जाएगा 16 गुना 32 और 16 × 48 49 50 51, कितना ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना। और इसमें अगर मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल कितना आएगा? 102.4, ठीक है ना। 3.2 ग्राम ऑक्सीजन अणु कहे मॉलिक्यूल, तब हो जाएगा 3.2 × 32, अब ये आ जाएगा 102.4 ग्राम। इन्होंने मॉलिक्यूल नहीं कहा है, क्वेश्चन में आइटम कहा है, अर्थात एक भी विकल्प नहीं सही है। अगर आप मॉलिक्यूल मान के करते हैं तो बी को सही कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये उचित नहीं है। तो इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है। 43 में एक भी, जो गुरुजी ने क्वेश्चन बनाया था उन्होंने आइटम की बात कही और नीचे मॉलिक्यूल का विकल्प दे दिए, कोई बात नहीं। अगला जो है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, पेनिट्रेटिंग पावर गामा का सबसे अधिक होता है, उससे कम बीटा का, सबसे कम अल्फा। ये पेनिट्रेटिंग पावर, वेदन क्षमता, और ये विकल्प कौन सा है? बी है ना, ये विकल्प बी, ठीक है ना, गामा बीटा अल्फा। आगे देखते हैं,
हाँ, क्वेश्चन 49 देखिए, ये मुझे जो है इनका कहना है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 सेकेंड, अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट विल डीके। एक एटम किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो हम इनिशियल अमाउंट लें उसका आधा मात्रा 10 सेकंड में डिकम्पोज कर जाएगा। यदि हमने जो है यदि हाफ लाइफ 10 सेकंड है तो फिर से ध्यान दीजिए, हाफ लाइफ का मतलब किसी रेडियो आइसोटोप की वह मात्रा, किसी रेडियो आइसोटोप की इनिशियल की जो मात्रा, इनिशियल अमाउंट का जो मात्रा, इनिशियल अमाउंट का आधी मात्रा जितने समय में डीके कर जाए वही हाफ लाइफ। किसी भी रेडियो आइसोटोप के इनिशियल अमाउंट का आधा जितने समय में डिकम्पोज कर जाए, ठीक है ना। यहाँ हाफ लाइफ 10 सेकंड दे हैं। अगर आप एक आइटम लेते हैं तो इसका आधा 10 सेकंड में डिकम्पोज कर जाएगा, तो आइटम का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एक आइटम का आधा आइटम, एक आइटम का आधा संभव तो है ही नहीं है ये डीके ये टूट जाए, ठीक है ना। अब देखिए इनका क्या कहना है, इज लेस देन एक्जैक्टली 10 सेकेंड ओनली आफ्टर 10 सेकेंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अब मेरे हिसाब से इसमें हमें तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। हाफ लाइफ, फिर से देखिए हाफ लाइफ का जो कंसेप्ट है, इनिशियल अमाउंट का आधा, तो इनिशियल अमाउंट का आधा, एक एटम का आधा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम इसका प्रेडिक्ट नहीं करते। मेरे हिसाब से डी है। अब इसको और क्लियर करिएगा आप लोग, मेरे हिसाब से डी, ठीक है ना। एक हाँ 10 सेकंड के बाद टूटना चाहिए, लेकिन इनिशियल का आधा, अगर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो हाफ लाइफ में इनिशियल अमाउंट का आधा डिकम्पोज कर जाए। चलिए आगे देखते हैं, हाफ लाइफ के बाद आधा बचेगा तब भी किसी रेडियो आइसोटोप का कंप्लीट इनफाइनाइट टाइम में टूटता है। कंप्लीट कितने? इनफाइनाइट टाइम में। अनंत समय चाहिए पूर्ण वियोजन के लिए, पूर्ण वियोजन के लिए अनंत समय चाहिए। रेडियो एक्टिविटी में पढ़िएगा, किसी रेडियो आइसोटोप का 100% वियोजन के लिए अनंत समय की आवश्यकता होती है। आगे देखा जाए, सवाल नहीं गलत दिया है, अब सवाल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 if the halide of calcium are arranged in the increasing order of their melting point, the correct order। देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, बोलिए भाई। जो आयनिक होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जो कोवेलेंट होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम, तो ये पहला ही सही है, पहला, ठीक है ना। हाँ आगे देखा जाए क्वेश्चन 56 NaF में देखा जाए Na प्लस और F माइनस, इसमें भी 1s2 2s2 2p6 दे रखे हैं, इसमें भी 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट आयनिक रेडियस, आप आयनिक रेडियस इसका क्या दे रखे हैं, रेडियस सोडियम आयन का ये दे रखे हैं 0.691। उसके बाद जो है इन दोनों का सम, रेडियस सोडियम आयन का प्लस रेडियस क्लोराइड आयन का, इन दोनों का क्या दे रखे हैं, दोनों का योग दे रखे हैं 231 पिकोमीटर, ठीक है ना। आयनिक रेडियस आप फ्लोराइड आयन पूछे हैं, आयनिक रेडियस फ्लोराइड आयन का पूछे हैं, हो जाएगा देखा जाए। हाँ देखा जाए, इन्होंने दे रखा है कि ये दोनों जो है इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आयनिक रेडियस इसका इतना है, इतना टाइम्स है आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम इतना टाइम्स ऑफ इतना इनटू किसका, आयनिक रेडियस फ्लोराइड का, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए देखा जाए, जो रेडियस होगा सोडियम आयन का प्लस रेडियस क्लोराइड आयन का, ये किसके बराबर होगा, रेडियस सोडियम का कितना है, क्लोराइड का इतना टाइम्स, ठीक है ना। तो ये 0.691 दिया है, 0.691 रेडियस फ्लोराइड का प्लस रेडियस फ्लोराइड का, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1.691 रेडियस फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड का रेडियस निकाल, और यही किसके बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों
योग किसके बराबर है, ये है 231 के। ठीक है, तो रेडियस फ्लोराइड का निकल जाएगा 231 माइनस अपान 231 अपान 1.691 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके बताइए जरा। ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये सॉल्व करने पर फ्लोराइड आयन का रेडियस, तब हम ये पूछ रहे हैं ना, है? अरे यार हम इसका रिजल्ट पूछ रहे हैं, आप लोग कुछ उल्टा। अब देखें 136, अब सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का क्या हो जाएगा 231 माइनस 136, सोडियम का ही पूछा है ना, फ्लोराइड का पूछा है, कोई बात नहीं, फ्लोराइड का पूछा है तो यही है, फ्लोराइड का पूछा है तो यही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है, हाँ क्वेश्चन 57, which of the following does not form positive oxidation state? फ्लोरीन का कभी पॉजिटिव नहीं होता, फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पॉजिटिव कभी शो नहीं करता है। ठीक ना, चलें अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 59। इनका कहना है इसमें से कौन ब्रोंस्टेड एसिड है, जो लोन पेयर लेगा वही ब्रोंस्टेड एसिड होगा, CH3 CCH3 CH3 प्लस, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो यही ब्रोंस्टेड एसिड होगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ क्या, अच्छा एक मिनट यार, हाँ एक मिनट पूछा है इसने, एक मिनट, ब्रोंस्टेड एसिड पूछा है ना, हाँ ब्रोंस्टेड एसिड, रुक जाइए, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर वो लिविस एसिड था। अब प्रोटॉन कौन दे सकता है इसमें, देखिए डी और ये है और ये भी है, डी का देखा जाए C5H5 माइनस, कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड। अब देखा जाए, अच्छा ये जो है कैन एक्ट एज, अच्छा which of the following is can act as ब्रोंस्टेड एसिड, यानी ब्रोंस्टेड एसिड की तरह कौन एक्ट कर सकता है, यानी कौन प्रोटॉन दे सकता है। अगला देखिए, तो जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद एसिड में कन्वर्ट होता है ना। अगला देखिए, ए पे ही पहले चर्चा कर लें। ये है, अगर ये एक प्रोटॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन दिया ना, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड हुआ, ब्रोंस्टेड एसिड। अगला देख लीजिए, बी में जो है, बी में प्रोटॉन अगर निकालते हैं आप, एक जो है
बी में प्रोटॉन निकालते हैं तो ये है आपके पास नेगेटिव चार्ज है ना। बी में प्रोटॉन निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ही करेगा, ये दूसरा प्रोटॉन नहीं निकालेगा। तीसरा देखिए सी वाला, देखिए सी वाले में भी फ्री रेडिकल है, प्रोटॉन निकालेगा तो कार्बन बनेगा, सी वाला भी नहीं निकालेगा। और जो डी वाला है उसमें ये ऑलरेडी एरोमेटिक है, डी वाला क्या है, एरोमेटिक है, ये प्रोटॉन नहीं निकालेगा। प्रोटॉन निकालेगा तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी अपने आप में स्टेबल है, नहीं निकालेगा। यही पहला प्रोटॉन निकालेगा, क्योंकि अगर ये प्रोटॉन निकालता है तो ये एल्कीन मोर स्टेबल में बदल गया। ठीक है ना, चलिए निकालो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है पहला ही सही है, और ये पहला जो है जो ये कह रहे थे कि प्रोटॉन लेने के बाद एसिड बदल जाएगा, लेने के बाद एसिड नहीं, एसिड तरह कौन व्यवहार करेगा। ठीक है ना, वो गलत तर्क दे रहे हैं बार बार। आगे देखा जाए क्वेश्चन 61 है, किसका व्यवहार करेगा, लोन पेयर लेगा ना, तो एसिड तो हुआ ही, लोन पेयर लेगा तो एसिड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि एक कंसेप्ट में एसिड है तो अगले में बेस हो जाए, ऐसा नहीं है। जो भी कंसेप्ट अप्लाई होगा वही नेचर सब में होगा। ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट में एसिड हो जाए तो अगले कंसेप्ट में आप उसको बेस कर दीजिए। चाहे जो कंसेप्ट अप्लाई करिए, अगर किसी एक ही पे 2 कंसेप्ट अगर अप्लाई हो रहे हैं तो एक कंसेप्ट के अनुसार एसिड है तो दूसरे के अनुसार भी एसिड होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट में एसिड कहा अगले ने बेस कहा, कोई भी कंसेप्ट गलत नहीं है, बस उनका दायरा सीमित है, ये ध्यान देंगे। कोई भी कंसेप्ट गलत नहीं है, चाहे वो लेविस हो, चाहे ब्राउनस्टेन लोरी हो, चाहे आर्हेनियस का कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट हैं सभी सही हैं, एक भी कंसेप्ट गलत नहीं है, बस उनका दायरा सीमित है। कोई इसको एक्सप्लेन कर पाता है, कोई उसको एक्सप्लेन कर पाता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल पे 2 कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के अनुसार नेचर एक ही मिलेगा। ठीक ना, ये सब भूल जाइए कि एक ने एसिड कह दिया तो अगला बेस लगा करते हैं उसको। आगे फिट ऑफ दीज कैन बी फ्यूल इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, थोरियम। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में फ्यूल जो है ये थोरियम होता है, थोरियम। अगला इफ वन मॉलिक्यूल, क्वेश्चन 62 देखिए, if one molecule of hydrogen gas react with one molecule of chlorine gas to form 2 molecules of hydrochloric acid, the number of molecules present in equal volume of different gases at identical temperature and pressure, गैसों के समान तापदाब पर गैसों के समान आयतन में उनके अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, यानी कि सेम होंगे, ये होगा विकल्प बी सेम, और यही एवोगैड्रो का नियम है। नहीं, उनका गैसियस वालों का है, अगर क्लियर जाते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर उसमें बकवास का उतरक न दीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 64, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों अलग अलग तरीके से आते हैं। हम अगर सिस्टम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करें और सराउंडिंग की, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री में हम लोग सारा डिस्कशन सिस्टम के रेस्पेक्ट में करते हैं और फिजिक्स में सारा डिस्कशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, फॉर एडियाबैटिक, तो यहाँ देखिए DE इक्वल टू होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये होता है Q प्लस W के या PdV के dW। और यहाँ क्या होता है, अगर वर्क सिस्टम में आ रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ DE इक्वल टू होता है Q माइनस dW की। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो DE देखिए ये सिस्टम के रेस्पेक्ट में dW होगा और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में DE इक्वल टू माइनस dW होगा। और ये चूंकि फिजिक्स के पार्ट से है, इन्होंने सिस्टम सराउंडिंग की कुछ बात नहीं कही है, तो आप फिजिक्स वाले कंसेप्ट पे ही लगाएंगे और ये विकल्प सी सही है। ठीक है ना, आगे जो है दूसरे में सराउंडिंग, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव, सराउंडिंग के लिए नेगेटिव है। और चूंकि फिजिक्स में हम सराउंडिंग के ये काम कौन कहा, नहीं केमिस्ट्री अभी चल ही रहा है।
सम पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अरे 125 तक है भैया। क्वेश्चन 65 देखा जाए आगे। सम पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर क्वाटेड बाय। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है ना। डाल्टन ने द्रव्य की व्याख्या के लिए अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनका कहना है, पहला देखा जाए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर देखिए इन्होंने क्या कहा। द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ गिवन प्योर सब्सटेंस कॉल्ड आइटम आर केमिकली अलाइव। इन्होंने, ये सही है, इन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं, ठीक है ना। गिवन प्योर कोई दिया हुआ शुद्ध पदार्थ है, वो कोई तत्व होगा और उसके समस्त परमाणु सभी गुणों में एक समान होते हैं। ये करेक्ट है। बी देखा जाए, बी आइटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये भी सही है। अगला, आइटम्स थ्रू केमिकल आइटम्स दो केमिकली आइडेंटिकल डिफर स्लाइटली इन देयर वेट, ऐसा इन्होंने नहीं कहा, ये गलत है। केमिकल रिएक्शन डू नॉट चेंज ड्यूरिंग chemical reactions do not change nature of atoms but cause their rearrangement, ये भी सही है। तो इसमें जो है देखा जाए इनका क्या कहना है, one of the above postulate was not part of the Dalton's theory identified, यही डाल्टन की थ्योरी का पार्ट नहीं, बाकी सभी उनके थ्योरी के पार्ट हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है 68 देखिए। 68 देखा जाए, मॉडर्न पीरियडिक टेबल वाज गिवन बाय मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले ने दिया था। अगला जो है क्वेश्चन जो है 69, द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। अगला जो है न्यूक्लियर फिशन का कॉज, नाभिकीय विखंडन का सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, कूलाम्ब फोर्स, सरफेस टेंशन, विस्कस फोर्स। बताइए भाई नाभिकीय विखंडन का कारण क्या है? जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी एनपी रेशियो जो है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जो है, हम कहें कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है और एनपी रेशियो घट जाता है, तभी विखंडन होता है। तो हम यहाँ कूलाम्बिक फोर्स मान सकते हैं, कूलाम्बिक फोर्स। अगला देखा जाए 71 क्या था? An automobile fitted with a lead storage battery। अच्छा लेड, क्वेश्चन 71 देखिए, इसी का है ना। An automobile fitted with a lead storage battery sometimes has starting trouble in cold climate. The low power output in such a case is due to, ठंडी में बैटरी जो है कम पावर जनरेट करता है, उसका ईएमएफ घट जाता है, उसका कारण क्या है? वैसे तो हम देखते हैं कि जैसे E इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, अब यहाँ पर A नोट अपॉन कैथोड, ये होता है ना, ये होता है। लेकिन जो है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट में अपॉन कैथोडिक कंपार्टमेंट में। अब यहाँ पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है? टेम्परेचर घटा तो सीधे हम लोग ये घटा देते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर घटने से बैटरी का जो पावर होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे तो हमें बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना जो तर्क है लगता है, पता नहीं गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, पुअर आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मुझे मेरा अपना जो पुअर आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब मेरा अपना जो ये है
ये अपना तर्क है, इसके लिए बहुत क्लियर हम ये बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 75 देखा जाए। इन ईच ऑफ द आयन गिवन बिलो द चार्ज bearing carbon atom makes a sigma bond with the other carbon atom. In such a bond formation, it utilizes the hybrid orbitals which bear maximum s character. अच्छा, इसमें किसमें अधिकतम s कैरेक्टर है? जिस पे चार्ज है ना, इस पे एक पाई है, ये सिग्मा और ये लोन पेयर ना, तो ये हाइब्रिड है, ये यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें कितने हैं? 2, तो s कैरेक्टर 50%, यही मैक्सिमम है d वाला। d में s कैरेक्टर नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का मैक्सिमम है 50%, ठीक है ना। आगे देखा जाए, Which one of the following is a permanent effect? यहाँ पे भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए क्वेश्चन 77, हाँ नहीं होना चाहिए। देखिए ए जो है इंडक्टिव, ये परमानेंट है। बी जो है इलेक्ट्रोमेरिक, ये टेम्परेरी होता है। और उसके बाद सी रिजोनेंस, ये भी परमानेंट होता है, परमानेंट। और डी जो है बेकर नाथन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी परमानेंट होता है। तो ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट, ये भी, ये नहीं है। तो अब इसमें हमें लगता है कि कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 80 देखा जाए। Which one is optically active? ऑप्टिकली एक्टिव देखिए कौन सा है? तो 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड पे जरा निगाह डालिए। क्वेश्चन 80, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, यही जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड विकल्प सी, ये ऑप्टिकली, इसमें एक कायरल कार्बन, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आगे जो है क्वेश्चन देखा जाए 82, क्वेश्चन 82, 81 क्या है? अच्छा 81 भी है, लेकिन अब 1 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए, हमारी चाय ठंडी हो रही है, पी लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 था ना, क्वेश्चन 81 देखा जाए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्राम आइटम्स प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ सोडियम? देखा जाए, हम जानते हैं कि 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम यानी 1 ग्राम आइटम के बराबर होता है। तो 2.3 ग्राम सोडियम, ये हो जाएगा 0.1 ग्राम आइटम से। तो इसमें विकल्प सी देखिए 0.1, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन 82, ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आर, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की सभी चारों क्वांटम संख्याएं देखिए। तो सोडियम का देखा जाए, सोडियम 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही होता है ना। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +1/2। तो इसमें जो है पहला ही विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प ए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर, फिर शो इनर पेयर इफेक्ट 83, इनर पेयर इफेक्ट लेड शो करता है, लेड। उसके बाद क्वेश्चन 84, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉट शोन, BF3, क्वेश्चन नंबर बी, BF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, न कि sp3, ठीक है। आगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है सेम डायमेंशन एज वर्क, सेम होता है, हीट और वर्क का सेम डायमेंशन होता है। वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, हीट एंड वर्क सेम डायमेंशन होता है,
ठीक है ना। आगे देखा जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 86। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, इसमें ए एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 88, इसमें जो है बिस्मथ है 83, 83 और 212। ये पहले एक अल्फा निकाल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कोई कंपाउंड मान ले जो भी हो गया, उसमें ये 81 हो जाएगा और ये हो जाएगा 208। फिर एक बीटा निकाल रहा है तो 82 हो जाएगा, लेड 82 208, लेड 82 208 हो जाएगा। और यही स्थिति बनेगी जब ये पहले बीटा और फिर अल्फा निकाले, चाहे पहले बीटा निकाले फिर अल्फा, चाहे पहले अल्फा चाहे फिर बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आइसोटोप हमें मिलेगा, जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो सेम होगा। और ये लेड 82 लेड 82 होगा, विकल्प बी लेड 82। ये ऑप्शन बी सही है, इसमें बी। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कार्बन एटम इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें sp कैरेक्टर कितने हैं? ग्रेफाइट में कार्बन कैसा हाइब्रिड होता है? ग्रेफाइट में कार्बन जो है इस तरह से होता है ना, अल्टरनेट सिंगल सिग्मा पाई बॉन्ड। तो ये ग्रेफाइट में जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड है, S कैरेक्टर 33.33 और P कैरेक्टर जो 66.66 ये होता है। तो 33 और 60 विकल्प बी सही है। ग्रेफाइट में कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, S कैरेक्टर 33, P कैरेक्टर 66, विकल्प बी सही है। आगे देखा जाए क्वेश्चन 92, इसमें कितने आयन निकलेंगे? देखा जाए CONH3 और उसके बाद Cl3 ये दे रखा है। इसको हम देखें इस प्रकार से लिख सकते हैं, CONH3 का 5 है, 5 और Cl और उसके बाद Cl2, ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं और इसमें से एक प्राइमरी वैलेंसी से 2 जुड़े हैं, सेकेंडरी वैलेंसी से 1 जुड़ा है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े कितने हो गए हैं? 6 हो गए और 2 जो है प्राइमरी वैलेंसी से। यही आयोनाइज होंगे तो आयनों की संख्या CONH3 5, Cl होगा 1 2+ और ट्वाइस Cl-। ठीक है ना, नोट करिए 1 मिनट। फिर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें 3 आयन निकलेंगे, एक ये निकलेगा, एक ये आयन निकला है और 2 ये निकले हैं, तो टोटल 3 आयन, यानी कि विकल्प बी सही है। बी में 3 आयन दिया है, ठीक ना। आगे देखते